एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की तीन डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। जी हां, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। According to chemistry, the process in which water molecule get oxidized to release oxygen and CO2 molecule get reduced to form carbohydrates, such process is called photosynthesis. According to physics, the process in which solar energy are trapped into chemical energy, such process is called photosynthesis. हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम एक लीफ को क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब सपोज करो ये है, तो उसके अंदर डाल देते हैं ऐसे मोड़ करके। हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ याद रहे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होना चाहिए, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ जो है वो टेस्ट ट्यूब के बाहर होना चाहिए। और बहुत सारे कॉटन लेते हैं जिसको हम डीप कर देते हैं KOH के सॉल्यूशन में। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे KOH सॉल्यूशन में डीप किया हुआ कॉटन इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो होगा क्या, जो भी CO2 इस लीफ में, ये जो अंदर की तरफ लीफ है इसके अंदर जब आएगी तो उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटन का KOH। ठीक है, तो यानी लीफ को जब CO2 नहीं मिलेगा तो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि ये जो एक्सपोज पार्ट है इसको डायरेक्ट CO2 मिल रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाकर वहां से आप देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी सुपर बायोलॉजी ट्रिक अपलोड कर दी है। सुपर बायोलॉजी ट्रिक की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें माइटोसिस, मियोसिस, 206 बोन और बहुत सारे ट्रिक मैंने देकर रखी है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। यहां पर याद रखिएगा आपको मिलेगा 100% NCERT के नोट्स। जी हां, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और हां, मेहनत मेरी पसंद आए, ये आपको नोट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज क्या है कि जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी ह्यूमंस हैं वो डिपेंड हैं किस पर, प्लांट पर। किस चीज के लिए सर, फूड के लिए। जी हां, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर काऊ हो, बफेलो हो, लायन हो, टाइगर हो, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के सभी किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, कैसे, हमको पता है कि सर जो सन होता है, सन से लाइट किसको मिलती है, प्लांट को। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये प्लांट जो होते हैं बच्चों, ये जो प्लांट हैं इनको कौन खाता है, ग्रास होपर्स। ग्रास होपर्स किस में आ गया, हर्बीवोरस में। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएंगे। फ्रॉग कैसा हो गया, कार्निवोरस हो गया। फ्रॉग को कौन खाएगा बताइए, स्नेक। स्नेक कैसा हो गया, कार्निवोरस हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्लांट है वही इस अर्थ पे पहला फूड का फॉर्मेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बाकी सभी चाहे वो हर्बीवोरस हो या फिर कार्निवोरस हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि जो प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो आखिर फोटोसिंथेसिस होती क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 3 डेफिनेशन है बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। पहली जो डेफिनेशन है वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग है, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जी हां, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जी हां, ध्यान से देखिए। ये एक प्लांट है बेटा, नीचे से क्या ले लेगा, वाटर ले लेगा एंड ले लेगा मिनरल, इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा। जब यहां से रूट के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन करेगा और यहां से सनलाइट आ रही है, आपको पता है, तो इसकी जो लीफ होती हैं, प्लांट की जो लीफ होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब फूड बनेगा यानी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो फ्रूट है ये क्या है, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है सर, स्टार्च। आपको पता है सर स्टार्च जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया। इसी फ्रूट को हम खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है,
ये ओवरऑल डेफिनेशन है। लेकिन हम एक चीज और कह सकते हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज और कहती है। क्या कहती है हमारी टेक्स्ट बुक? फोटोसिंथेसिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटो मतलब क्या, लाइट, और केमिकल रिएक्शन, ठीक है, प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी भी प्रोसेस है जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाता है। इस भी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे देखिए, एक और हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में देखिए, अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक सिनेरियो बनाएं, एक रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो ये C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड 6 ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। ये होता है फोटोसिंथेसिस में। इसी को बस लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऑक्सीडाइज, और क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन, एंड CO2 गेट रिड्यूस। CO2 का क्या होगा? रिडक्शन, उसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगी और क्या बनाएगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? फोटोसिंथेसिस। तो याद रखें, वाटर जो मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या निकल रही है बताइए? ऑक्सीजन, और CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है और ये क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, जो मैंने आपसे स्टार्ट में बात की उसी को लिखा गया है। क्या है? ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। यानी कि प्लांट हो या फिर हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, कुछ भी हो इस दुनिया में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? वो सनलाइट पे, है ना। प्लांट भी किस पे डिपेंड होते हैं? सनलाइट पे। कार्निवोरस भी किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। हर्बीवोरस भी किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। कैसे? जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सोलर एनर्जी है, जो सन से लाइट आती है, उससे जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इन प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोरस। यहां पे ले लेते हैं ग्रासहोपर्स या फिर काऊ, बफेलो, ये सब क्या है? हर्बीवोरस। तो इन प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं हर्बीवोरस यानी ग्रासहोपर्स, तो इनको डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। इन ग्रासहोपर्स को कौन खा सकता है बच्चों बताइए? फ्रॉग, है ना। यहां पे सपोज करो अगर हर्बीवोरस में हम गोट को ले लें तो यहां पे ले लेंगे लायन, ठीक है। तो गोट को कौन खाएगा? लायन। हर्बीवोरस को कौन खाता है? यानी कार्निवोरस। तो कहीं ना कहीं अगर इस गोट को खाने से लायन को एनर्जी मिल रही है, तो इस गोट में एनर्जी आई कहां से थी? ऑटोट्रॉफ से, है ना, प्लांट से। और इस प्लांट में एनर्जी कहां से आई थी? सोलर एनर्जी से, यानी लाइट से। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किससे आ रही है? डायरेक्टली सनलाइट से आ रही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। यहां पर लिखा गया है, जो हर्बीवोरस होते हैं डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पर, जो कार्निवोरस होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब सवाल ये है सर कि मुझे रीजन बताइए, फोटोसिंथेसिस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? तो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। पहले क्या कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है बच्चों। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन, एनिमल जितने भी हैं वो डेड कर जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं फोटोसिंथेसिस को लेकर के जो हमें जानने चाहिए। क्या है वो? चलिए जान लेते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या पार्शली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया? देखिए, हमने एक लीफ ली, सपोज करिए ये वो लीफ ली, है ना, ये एक हमने लीफ ले ली। तो इसको हमने कुछ जगहों पर क्या कर दिया? कवर कर दिया, है ना। यहां पर कवर कर दिया, यहां पर कवर कर दिया, यहां पर कवर कर दिया, ठीक है। या फिर कई बार आपने लीफ देखी होगी जो बीच बीच में कहीं कहीं स्पॉट हो जाते हैं, वो धब्बे पड़ जाते हैं, तो वहां पे नॉन ग्रीन हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ऐसा, है ना। वहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
तो ऐसी लीफ में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है उसको जरा जान लेते हैं। यहां पर देखिए अब, तो हमने एक लीफ ली बच्चों, इस लीफ को अगर आप ध्यान से समझे तो ये जो मैंने कलरफुल बनाया है ये है नॉन ग्रीन पार्ट, यानी ये नॉन ग्रीन पार्ट है, यहां पे ग्रीन नहीं प्रेजेंट है, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो यहां पर किसी भी टाइप के स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, बाकी जो ग्रीन पार्ट होते हैं जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसको फिर हमने और क्या किया, इसको हमने और बढ़ाने के लिए हमने एक लीफ लिया, इसको हमने क्या किया, सपोज करिए एक ऐसे ब्लैक पेपर ले लिया, हालांकि ये ग्रीन है बट हमने ब्लैक पेपर लिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, हमने कवर कर दिया। ठीक है, ऐसे कवर कर दिया, हाफ पार्ट ऑफ लीफ को हमने कवर कर दिया। फिर हमने क्या किया, देखा, इसको धूप में रख दिया, तो ये जो पूरा कवर पार्ट है ना, कवर पार्ट है, इस पे सनलाइट पड़ती थी तो यहां पर फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये जो एक्सपोज पार्ट है ना, इस पे सनलाइट पड़ती थी तो यहां पर फूड का फॉर्मेशन होता था। सवाल है कैसे, जानेंगे, हाँ कैसे फॉर्मेशन हुआ उसको जानेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए हुआ क्या, हुआ क्या, हमने क्या किया, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ को क्या कर दिया बच्चों, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और इस पर जब सनलाइट पड़ी तो यहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब क्या, नो फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जो अनकवर पार्ट था, जो अनकवर पार्ट ऑफ लीफ था, जब उस पर सनलाइट पड़ी तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, अब हमको कैसे पता कि ये जो अनकवर पार्ट है, ठीक है, यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बन गया, फूड बन गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टार्च बना है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आयोडीन का सॉल्यूशन लूंगा, उसमें इस लीफ को क्या करूंगा, डीप कर दूंगा, डुबा दूंगा, तो जहां जहां स्टार्च होता है ना वहां पे ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या करता है, हेलिकल फॉर्म होता है, तो आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वहां पर कैसा आ जाएगा, ब्लू कलर। अगर मैं इस लीफ को डीप कर दूं आयोडीन के सॉल्यूशन में तो ये जो पार्ट है जहां जहां फूड बना है, स्टार्च बना है, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, यानी कि स्टार्च बना है। ये जो कवर पार्ट है यहां पर ब्लू कलर नहीं आएगा, मतलब यहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे देखिए, इसी चीज को यहां पर लिखा गया है, मैंने लिखा है, फॉर टेस्टिंग स्टार्च फॉर्मेशन द एक्सपेरिमेंटेड लीफ आर डीप इनटू आयोडीन सॉल्यूशन, द लीफ पार्ट टर्न्स इनटू ब्लू कलर वेयर स्टार्च आर प्रेजेंट, जहां जहां स्टार्च होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आगे दिया गया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ध्यान से सुनिए। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, ध्यान से सुनिए। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें क्या किया, ये लीफ लिया, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ को अंदर की तरफ डाला, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ को बाहर की तरफ। दिख रहा है आपको, ये हाफ लीफ जो है वो बाहर की तरफ है, हाफ लीफ जो है वो अंदर की तरफ है। और क्या किया, बहुत सारे कॉटन है ना, इसमें देखिए मैंने रखा है, ठीक, ये सपोज करिए कॉटन है, इसको मैंने KOH सॉल्यूशन में डाला और बहुत सारे कॉटन से इसको कवर कर दिया, है ना, इस तरह से पूरी तरह से कवर कर दिया। सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ ही बाहर की तरफ है, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ अंदर की तरफ है। तो होगा क्या, हमें पता है कि अगर स्टार्च बनाना है, फूड बनाना है, ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए चाहिए CO2। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो KOH सॉल्यूशन होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डाली है लीफ, हाफ ऑफ द पार्ट, उसके अराउंड हमने कॉटन रख दिया है जिसमें क्या प्रेजेंट है, KOH, वो क्या कर लेता है, CO2 को, आने वाली CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी लीफ को नहीं मिलेगा वो CO2। जब लीफ को वो CO2 नहीं मिलेगा तो इस अंदर वाले पार्ट में कभी भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो इधर तो KOH है नहीं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये एक्सपोज पार्ट में बाहर की तरफ है, तो इसको CO2 मिलेगा और इस सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस और स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। और टेस्ट कर लेंगे हम आयोडीन से तो पता चल जाएगा कहां कहां स्टार्च बना है। ठीक है, यहां पर देखिए, तो हमने किया क्या, ध्यान से देखिए आप, हमने किया क्या, हमने इस लीफ को लिया, लीफ को आधा पार्ट डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो एक्सपोज पार्ट है, जब इस पर सनलाइट पड़ी तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और जो टेस्ट है आयोडीन का, वो स्टार्च जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। जबकि अगर हम देखें
जो डीप पार्ट था, ठीक है, जो अंदर की तरफ था टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस पर जब सनलाइट पड़ी तो वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निगेटिव टेस्ट आया। क्यों हुआ? क्योंकि जो KOH सॉल्यूशन था उसने एब्जॉर्ब कर लिया CO2 को। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? कंक्लूजन ये निकला कि सर जो CO2 है वो जरूरी है, रिक्वायर्ड है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस आप करना चाहते हो तो आपको CO2 चाहिए ही चाहिए। अगर CO2 नहीं होगा तो कभी भी फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या? स्टार्च ओनली फॉर्म इन एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ। जो एक्सपोज पार्ट था उसी पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, अंदर वाली पर नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि भैया जो हम रेस्पिरेशन में एयर लेते हैं ना, उसमें मेनली ऑक्सीजन होती है। हमारे जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, तो इन्होंने डिस्कवर्ड की क्या बच्चों? ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया। कब? 1774 में। ठीक है, इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दी? प्लांट रिस्टोर द एयर दैट इज ऑक्सीजन वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। मतलब क्या हुआ? जो एनिमल और बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, उसको फिर से कौन रिस्टोर करता है? कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं। इस बात का कहना था किसका? जोसेफ प्रिस्टले साहब का। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें ली, मिंट प्लांट लिया, बेल जार लिया और क्या? माउस लिया। ठीक है, चूहा लिया। कैसे किया एक्सपेरिमेंट? 2 एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पहले एक चूहा लिया, माइस लिया और उसके साथ एक बर्निंग कैंडल ली, जलती हुई मोमबत्ती ले ली। अब इसको एक बेल जार से, है ना, बेल जार मतलब क्या? एक बेल के जैसा, घंटी के जैसा एक जार था, ठीक है ना, जार था, उससे ढक दिया। अब हमको पता है जो जलने की प्रोसेस है किसी भी कैंडल के या फिर किसी भी चीज के, वो एक कंबस्शन रिएक्शन है। और कंबस्शन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यानी किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब इसको ये इस बेल जार से कांच का जो बर्तन था उसे ढक दिया, तो कभी भी जो ऑक्सीजन है वो इस जार के अंदर नहीं जा पा रही थी। जब नहीं जा पाएगी तो ये सफोकेट करके माउस की डेथ हो जाएगी और जो मोमबत्ती है वो भी बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। और जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? बर्निंग कैंडल इन क्लोज स्पेस क्या हुआ बच्चों? कैंडल जो होगी गेट एक्सटिंग्विश, बुझ गई, और माउस क्या होने लगा? सफोकेट करने लगा, उसका दम घुटने लगा। ठीक है, दूसरी बार क्या किया इन्होंने? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? कैंडल ली, माउस लिया, अब उसके साथ रख दिया मिंट का प्लांट। ठीक है, मिंट का प्लांट रख दिया। ध्यान से सुनिए, तो हुआ क्या? अब जो प्लांट था वो निकालता था ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कौन कर लेता था? ये कैंडल और ये माइस। और ये कैंडल और माइस क्या निकालते थे? CO2, है ना। इस CO2 को फिर से ये प्लांट ले लेता था, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती थी, है ना। जो कैंडल और माउस को चाहिए वो प्लांट दे रहा है, जो प्लांट को चाहिए कैंडल और माउस दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू रहती थी। तो यहां पर माइस जो था वो सर्वाइव कर रहा था, कैंडल भी जल रही थी, ठीक है, और मिंट प्लांट तो था ही। तो यहां पर देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? बर्निंग कैंडल इन क्लोज स्पेस विथ मिंट प्लांट। कैंडल जो थी वो कंटिन्यूअस जल रही थी, बर्न हो रही थी, और माइस जो था वो जिंदा था। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन क्या मिला? बर्निंग कैंडल एंड माइस ब्रीथ एयर, है ना। जो बर्निंग कैंडल है और जो माउस है उसको क्या चाहिए? एयर चाहिए, मेनली उसमें क्या? ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो जैन इंजन हॉस साहब ने किया, और इन्होंने जो सेकेंड सेटअप था, ठीक है, प्रिस्टले साहब का, उसको लिया। इन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन क्या निकाला? पहले इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, पहली चीज, ठीक है। वो क्या करती है? प्यूरिफाई करती है एयर को, जो कि फाउल है, और ये जो फाउल एयर है किसके थ्रू निकाली जाती है? बर्निंग कैंडल और एनिमल के थ्रू, ठीक है। बर्निंग कैंडल और एनिमल क्या निकालते थे? CO2। CO2 क्या है? गंदी हवा, ठीक है, और उसको प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीजन कौन निकालता है? प्लांट। ये कहना था इनका, जैन इंजन हाउस का। दूसरी चीज, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ध्यान से सुनना, कुड रिलीज CO2, यानी
कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है, पूरे प्लांट में नहीं होगी। जैसे रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मैच्योर स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, है ना। इनका कहना था जो सिर्फ ग्रीन पार्ट होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा। यंग स्टेम हो, अगर हरी भरी स्टेम है तो वो करेगी, लीफ कर सकता है, टेंड्रिल कर सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस करेंगे, पूरा पार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर देखिए मिंट का प्लांट लिया और साथ में क्या लिया, मोमबत्ती ली और माइस लिया। एक बार इसको दिन में रखा, एक बार रात में रखा। तो जब इन्होंने दिन में रखा तो ये जिंदा थे, माइस और अगरबत्ती, ये जो मोमबत्ती थी वो जल रही थी मोमबत्ती, और माइस जो था वो जिंदा था। लेकिन जब इसको नाइट में रखा तो ये जो माइस था, ठीक है, माइस था या माउस था, इसकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था? और ये कैंडल जो है ये भी क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, यानी बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि जो प्लांट है इसको सनलाइट नहीं मिल रही थी रात में। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस, है ना, जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो रहा था। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो माइस को नहीं मिलेगी, ना ही कैंडल को मिलेगी। तो इसलिए माइस की डेथ हो गई और कैंडल भी बुझ गई, ठीक है। उसके बाद ही इन्होंने बोला था कि भैया सनलाइट भी जरूरी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करना है तो सनलाइट जरूरी है। दूसरा इन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट ले लिया, हाइड्रीला। एक्वेटिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपसे कि मैंने एक पानी का ऐसे मैंने कोई डब्बा ले लिया, उसमें पानी डाल लिया, या बॉटल ले ली, उसमें पानी डाल दिया। अब मैं एक स्ट्रॉ लगाकर इसमें फूंक मारूं, हवा डालूं नीचे की तरफ, तो आपको पता है जैसे यहां से मैं फूंक मारूंगा, यहां से नीचे से बुलबुले छूटेंगे और ये बुलबुले ऊपर की तरफ आ जाएंगे, है ना। ये बुलबुले जो होंगे ये क्या होंगे, एयर होंगी, है ना, इसमें ऑक्सीजन होगी। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है, बिल्कुल आपने करके देखा है। ध्यान से सुनिए। तो इन्होंने हाइड्रीला जो प्लांट है उसको भी दिन में रखा और रात में रखा। जब उन्होंने इसको ब्राइट लाइट सनलाइट में रखा, यानी कि डे टाइम में रखा, तो ऑक्सीजन के बबल दिखे उन्हें डे टाइम में। ऑक्सीजन कब निकलती है? फोटोसिंथेसिस में। यानी जो हाइड्रीला का प्लांट है, जब उस पर लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी दिन में, तो ऑक्सीजन के बबल निकले। क्यों निकले? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही थी, है ना। लेकिन जब इसको नाइट में रखा, डार्क में रखा, तो ऑक्सीजन के बबल नहीं दिखे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। तो जब ऑक्सीजन बनेगी तभी तो बबल्स दिखाई देंगे, जब नहीं बनेगी मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। फिर फिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया जूलियस वॉन सैक ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बताया कि ये ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज है वो एक्चुअल में क्या बनाता है, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ये जूलियन वॉन सैक ने बताया। आगे चल के जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो TW एंगलमैन ने किया। TW एंगलमैन ने, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या प्रूव किया। इन्होंने सबसे पहली चीज बताई कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड और ब्लू लाइट में होती है। और मैं तुम्हें कमाल की चीज बताऊं, प्लांट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। मिनिमम, सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें? रेड लाइट में। उसके बाद किसमें? ब्लू लाइट में। सबसे कम किसमें? ग्रीन लाइट में। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। ऑर्डर बना सकते हो तुम। सबसे ज्यादा किसमें बच्चों? रेड लाइट में। उससे थोड़ा सा कम किसमें? ब्लू लाइट में। सबसे कम किसमें? ग्रीन लाइट में, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस है। दूसरी चीज और क्या बोली इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिस्क्राइब करता है सिमिलर की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। मतलब क्या? क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल जितना सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाता है, और जितनी कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। कैसे? ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक क्लेडोफोरा लिया। क्लेडोफोरा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है। ध्यान सुनिए, एल्गी मतलब प्लांट के जैसा है, प्लांट ही है, ठीक है। और क्या ले लिया? एरोबिक बैक्टीरिया ले लिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे ये ज्यादा ग्रो होंगे, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इन्होंने। उस टेस्ट ट्यूब में डाल लिया एरोबिक बैक्टीरिया,
ठीक है, और उसमें और क्या डाला, क्लेडोफोरा एल्गी डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब मैं कह रहा हूं अगर ये क्लेडोफोरा जो है ये एक प्लांट है, एल्गी है, तो अगर ये जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है सर, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जहां जहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी वहां वहां ये एरोबिक वाले बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे। जी हाँ, वहां पर ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन इनको खानी है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा किस किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, किस किस जगह पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले व्हाइट लाइट है जो प्रिज्म पे मारी। ठीक है, प्रिज्म पे मारी जैसी व्हाइट लाइट, और जो लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में ब्रेक हो गई, है ना, अलग अलग स्पेक्ट्रम में। उसको हमने बोला स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, है ना, उससे अलग अलग लाइट निकलने लगी, कुछ वॉयलेट कलर की, कुछ ब्लू कलर की, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ येलो कलर की, कुछ रेड कलर की लाइट निकलने लगी। ठीक, और ये जब लाइट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब इस क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर पड़ी तो इन्होंने देखा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये देखेंगे आप ब्लू लाइट और रेड लाइट के पास में ज्यादा पाए जा रहे हैं। जहां जहां क्लेडोफोरा के ऊपर रेड लाइट है और जहां जहां ब्लू लाइट है वहां वहां सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया है। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही होगी, यहां पर भी ऑक्सीजन ज्यादा निकल पा रही होगी, और ऑक्सीजन ज्यादा निकलने का मतलब ही है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। इसीलिए मैंने बोला सबसे ज्यादा मैक्सिमम, है ना, कंक्लूजन क्या निकला, मैक्सिमम जो है फूड फोटोसिंथेसिस जो है वो कहां होगा, रेड लाइट पर होगा, और किस पे, ब्लू लाइट पर होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एरोबिक बैक्टीरिया गेट एक्युमुलेटेड एट रेड एंड ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यू टू द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। समझ पा रहे हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, इसी तरह की और भी कोई टॉपिक चाहिए तो उस पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया सी वॉन नील ने किया। अब नील साहब ने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ले लिया। ध्यान से सुनिए, और इन्होंने क्या बोला, photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound यानी कि water and H2S reduce CO2 to carbohydrate। इन्होंने बोला कि ऑक्सीडाइजेबल कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे वाटर हो सकता है या फिर डाइसल्फाइड हो सकता है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। ठीक है, तो इनसे जो हाइड्रोजन निकलता है वो CO2 के साथ जाकर मिल जाता है और CO2 को रिड्यूस कर देता है, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ऑक्सीजन कहां से निकलेगी, वाटर से निकलेगी। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ किया, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि अगर हम यहां पर H2O लेते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन निकलती थी, लेकिन अगर हम यहां पर H2O की जगह H2S ले लें तो यहां पर क्या निकलेगा, H2 निकलता था। क्यों H2 निकलेगा, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडाइजेबल जो कंपाउंड है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, जो हायर प्लांट होते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या होता है, वाटर, है ना। वो प्लांट क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं, वाटर। तो वाटर क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन, रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन। लेकिन जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होगा वो होगा H2S। उनको वाटर नहीं चाहिए, उनको चाहिए H2S, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया है वो। तो ये डोनेट करेंगे हाइड्रोजन, H2S को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा ही। लेकिन याद रखिए, और ये क्या रिलीज करते हैं, सल्फर या फिर सल्फेट रिलीज करते हैं, यहां पर कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। समझ पा रहे हैं, ये ऊपर वाली रिएक्शन। अगर तुम यहां पे वाटर लेते तो यहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती, यहां पे H2S लिया इसलिए डाइसल्फाइड रिलीज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब नोट करके क्या समझना है, वॉन नील प्रूव ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। तो अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन एनिमल कंज्यूम करते हैं, ये किसी दूसरे साइंटिस्ट ने सॉल्व किया था, है ना, प्रूव किया था। यहां पर देखिए आप, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। उन साइंटिस्ट का नाम था प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। देखिए, जोसेफ प्रिस्टले साहब ने बताया था कि भैया ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन किससे आती है, वाटर से आती है। ये किसने प्रूफ किया, वॉन नील साहब ने प्रूफ किया।
ठीक है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कहां से आती है? वाटर से आती है। नॉट फ्रॉम CO2 विच इज लेटर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और इसको आगे चल के प्रूफ किया गया किसके थ्रू? रेडियो आइसोटोप टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर हमारी फाइनल फिर से रिएक्शन आ गई है फोटोसिंथेसिस की, कि अगर 6 CO2 लेते हैं, 12 H2O लेते हैं लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हेल्प से, तो हमें मिल जाएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये जो रिएक्शन है आप यहाँ से फोटो एक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि CO2 के बारे में किसने बोला? मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। सनलाइट नेसेसरी है किसने बताया? इंजन हॉस साहब ने बताया। ग्लूकोज यानी स्टार्च जो है फॉर्मेशन होता है, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये किसने बनाया? वॉन सैक साहब ने बताया। ऑक्सीजन की बारे में अगर बात करें तो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रिस्टले साहब ने बताया। और वाटर से ये रिलीज होती है ऑक्सीजन, किसने बताया? वॉन नील साहब ने बताया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है सर, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है आखिर? कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? ध्यान से सुनिए। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है बच्चों। प्लांट पार्ट में अगर बात करें तो कौन कौन से प्लांट के पार्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? तो लीफ होता है, ग्रीन स्टेम होता है, टेंड्रिल होता है और क्लेडोफिल्स होता है। जैसे फ्लैट स्टेम लाइक, फ्लैट जो लीफ लाइक स्टेम होती है वो भी कर सकती है। सर टेंड्रिल समझ में नहीं आया और क्लेडोफिल समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए, टेंड्रिल क्या होता है? ध्यान से सुनिए, टेंड्रिल को मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पर देखिए, आपने अगर मटर का पौधा देखा हो या तुरई या फिर कोई कद्दू का प्लांट देखा हो, ठीक है, तो वहां पर आपको पता है ऐसे लीफ होती है बच्चों, है ना, ऐसे लीफ होती है। तो आप देखते हैं कुछ ऐसे वायरी सा स्ट्रक्चर होता है। तो यही जो वायरी सा स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं टेंड्रिल, है ना। ये भी ग्रीन होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, इवन क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। इसके सपोर्ट से ये क्या करता है? आसपास की चीजों को पकड़ लेता है, इसकी हेल्प से आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है प्लांट। ठीक है, अच्छा, और आपने देखा होगा ये क्लेडोफिल्स क्या होते हैं? क्लेडोफिल्स क्या होते हैं? आपने देख रखा है कुछ चीजें, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, है ना, कैक्टस आपने देखा है, ओपुन्सिया। तो ऐसी उसकी सरफेस होती है, इस पे कांटे होते हैं छोटे छोटे, है ना, ऐसे। तो आप देखते हैं ये जो आपको स्पाइन दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसकी लीफ है, इसकी मॉडिफाइड लीफ है, जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्पाइन में चेंज हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, चौड़ा सा, ये एक्चुअल में इसकी क्या है? स्टेम है। तो ये स्टेम भी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। इसी को बोलते हैं क्लैडोफिल्स। लीफ लाइक है बट एक्चुअल में क्या है? स्टेम है। क्लियर है बच्चों? ओके, ध्यान से सुनिए। मेसोफिल सेल इन लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Usually the chloroplast align themselves along the wall of the mesophyll cell such that they get optimum quantity of incident light. मतलब क्या है? ध्यान से देखो, यहां पर ये एक लीफ है बच्चों, है ना, ये एक लीफ है, आप देख पा रहे हैं। लीफ में प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल होते हैं। और यही क्लोरोफिल हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सर अगर क्या हो, क्लोरोप्लास्ट का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लें, जिससे हमें पता चल जाए क्लोरोफिल भी कहाँ होता है। ध्यान से देखो, यहां पर अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, पहली चीज ये डबल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है। आप देखिए यहां पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये बाहर की तरफ जो है एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर उसके नीचे कैसी है? इनर मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने देखा था आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद देखिए बच्चों, इसके बीच में आप देखेंगे यहां पे कुछ ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देख रहे हो, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। ये मेम्ब्रेनस सैक होता है, सैक मतलब खाली स्पेस। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर ये थैलाकॉइड है तो सपोज करो एक थैलाकॉइड ये है मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर दूसरा थैलाकॉइड, इसके ऊपर तीसरा थैलाकॉइड। अब ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड एक साथ एक गट्ठर जैसा, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। एक को बोलते हैं ग्रेनम।
ठीक है, तो आप देखिए ये जो पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड का, इसको बोलते हैं ग्रेना, और ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, और आप देखिए यहां पर भी एक ग्रेना है, यहां पर दूसरा ग्रेना है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली, याद रखिएगा। अच्छा, अब बाकी जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में एक्चुअल में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स बनते हैं, है ना, स्टार्च, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर ही फूड बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, फिर इसमें आपको कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं, और याद रखिएगा इसमें आपको डीएनए भी मिलता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह होता है इसमें। ठीक है, ओके, अब कुछ चीजें जैसे लाइट रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हिल्स ने। कहां पर होती है, ग्रेना में। 2 साइकिल होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या बनाती है लाइट रिएक्शन, एटीपी का फॉर्मेशन करती है और NADPH2 का फॉर्मेशन करती है, जो कि आगे चल के यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन निकलती है किसमें, लाइट रिएक्शन में, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर को तोड़ते हैं लाइट रिएक्शन में तो ऑक्सीजन निकलती है। घबराइए नहीं, लाइट रिएक्शन को आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहां तो बस आपके लिए फ्लो चार्ट बनाकर रखा है। ठीक है, अच्छा, डार्क रिएक्शन को देखें तो डार्क रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। साइकिल 2 होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, यानी कि C3 पाथवे और C4 पाथवे। क्या बनाता है डार्क रिएक्शन में, क्या होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। किसका यूज करके, एटीपी और NADPH का यूज करके, जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे। सिंपल। तो यहां पर एक ट्रिक है बच्चों, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहां कहां होती है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो उसके लिए ये ट्रिक है। क्या है, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की। काले आदमी, तो काला क्या होता है, ब्लैक मैन, है ना, आदमी मतलब क्या, मैन। तो ब्लैक मैन ने अंधेरे की खोज की। अंधेरे मतलब क्या, डार्क रिएक्शन। क्या, डार्क रिएक्शन की खोज की। खोज मतलब डिस्कवरी की, अंधेरे में की। अंधेरा क्या है इसका, स्ट्रोमा। क्लियर है, तो ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया किसको, डार्क रिएक्शन को, किसमें बच्चों, स्ट्रोमा में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, एंड अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हुआ है तो लाइट रिएक्शन कहां पे हुआ होगा, ग्रेना में। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है सर, कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहली बात तो यह है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते क्या हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, पिगमेंट है ना, क्या है ये, पिगमेंट आर substance that have ability to absorb light of specific wavelength। ठीक है, अच्छा, इसमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, याद रखिएगा, जो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आखिर है क्या। सबसे पहली चीज, इसके कलर की बात करें तो ये ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर में होता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इसमें मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट पर होता है, रेड लाइट और ब्लू लाइट पर होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है मोस्ट अबंडेंट और चीफ यानी कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाता है। दूसरी बात, सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे ज्यादा काम इसी का होता है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो कलर है वो येलो ग्रीन प्रेजेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है CHO, और ये एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है, ये असिस्ट करेगा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी जो है वो हेल्प करेगा। आगे देखो, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनका कलर जो है येलो टू येलो ऑरेंज होता है, और इनका फंक्शन क्या है,
ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि क्लोरोफिल ए को भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, है ना। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलूं कि यहां पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, तो इसके अराउंड बच्चों, इसके अराउंड ये होगा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अराउंड क्या होंगे, सपोज करो कैरेटीन और क्या, ज़ैंथोफिल, है ना, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो सबसे पहले जो लाइट आ रही है ना, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये अपनी लाइट किसको देंगे, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को। अब क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल किसको देगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ये लाइट देंगे। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। और क्या करते हैं, अगर कभी लाइट ज्यादा हो गई तो ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, यानी क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइट ज्यादा हो गई तो सबसे पहले डीनेचर कौन होगा, कैरोटीन्स होगा, ज़ैंथोफिल होगा, फिर क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। यानी प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है, एसेसरी पिगमेंट। तो याद रखिएगा, एसेसरी पिगमेंट में ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल आते हैं। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। क्लियर है बच्चों, यहां पर देखिए यहां पर लिखा गया क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। यहां पर देखिए क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट। ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। किसको ट्रांसफर करेंगे, क्लोरोफिल ए, एंड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, यानी डैमेज से बचाएंगे। क्लियर है। यहां पर एक एनसीईआरटी देती है आपके सामने पैराग्राफ। ठीक है, ये छोटा सा है, अब ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहां पर देखो तुम, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन सबसे मेन है हमारा ये। तो तुम देखोगे मैक्सिमम जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ये अराउंड 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अराउंड देखेंगे आप 680, है ना, नैनोमीटर की वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यहीं पर देखेंगे आप ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है, ये भी सबसे ज्यादा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर है, बस इतना ही आपको समझना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बच्चों, लाइट रिएक्शन, बहुत ही कमाल की प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन होती क्या है, कहां पर होती है, कैसे होती है, उसके बारे में सब जानेंगे। ध्यान से सुनिए। हमने पहले ही पढ़ रखा, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। किसने डिस्कवर्ड की थी, बताइए, रॉबर्ट हिल्स ने। ठीक है, इसको हम आगे जानेंगे। ध्यान से सुनिए। इसको समझने से पहले ध्यान से आप यहां पर स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं थैलाकॉइड का। ध्यान से सुनो। अब मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज करिए ये बहुत सारे ये थैलाकॉइड हैं, तो इन बहुत सारे थैलाकॉइड को एक साथ मिलाकर हम क्या बोल देते थे, ग्रेना, है ना, क्या बोल देते थे, ग्रेना। अगर क्या हो, सपोज करो ये नीचे वाला थैलाकॉइड मैंने बाहर निकाल लिया। अगर नीचे वाला थैलाकॉइड मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूं, तो क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जी सर, बिल्कुल बन जाएगा, है ना, बिल्कुल बन जाएगा। ध्यान से सुनो। और ये है थैलाकॉइड की दूसरी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। एक्चुअल में ये जो आपको एक दिख रहा है ना, ये एक नहीं है। आपको पता है कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। ठीक है, तो 2 लेयर होगी। तो यहां पर मैंने बना दिया है, ये है आउटर लेयर और ये क्या है, इनर लेयर या फिर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या बस इतना ही होता है, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए। अब होता है क्या बच्चों, इसमें कुछ पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर गए हम ग्रेना में, ग्रेना के अंदर कहाँ जा रहे हैं, थैलाकॉइड में। ठीक है, थैलाकॉइड के अंदर। ध्यान से सुनिए। इसके अंदर यहां पर देखिए ऐसे कुछ फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक फोटो सिस्टम ये है PS सेकेंड, है ना, फोटो सिस्टम सेकेंड है। यहां पर होता है बच्चों PS1, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, या पिगमेंट सिस्टम भी आप बोल सकते हैं 1 और 2। इनके बीच में आप देखेंगे
यहां पर प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है इसका नाम क्या है, इसमें होते हैं साइटोक्रोम B6 एंड F, मतलब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F प्रेजेंट होता है बीच में, इसको हम बोलते हैं ETS। याद रखना, आप ध्यान से सुनो। अब ये जो पिगमेंट सिस्टम है ना, इनको आपको बहुत बारीकी से समझना। इन्हीं के अंदर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहले हम क्लोरोप्लास्ट में गए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसमें, ग्रेना में, ग्रेना के एक थैलाकॉइड के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ये देखेंगे आप, तो इसमें जो फोटो सिस्टम है इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, ऐसे 3 पार्ट होते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे ऐसे 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से सुनिए, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो पार्ट होता है इसको भी बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। ठीक यहां पर भी ऐसा ही होगा, इस पार्ट को बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इस पार्ट को भी क्या बोल देंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। क्लियर है। और जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, RC, रिएक्शन सेंटर। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, यहीं पर होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के बाकी सारे मॉलिक्यूल, मतलब, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा बड़ी ले लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर बेटा सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये होते हैं कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, यहां पर भी होंगे कैरोटिनॉइड्स, है ना, यहां पे होते हैं कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये क्या है सर, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके सेंटर में आप देखेंगे यहां पर एक मॉलिक्यूल होगा, किसका, क्लोरोफिल A का। किसका होगा, क्लोरोफिल A का, सेंटर में। तो सेम यही चीजें यहां पर भी होती हैं। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होगा, एक क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, और आप देखते हैं यहां पर ऊपर की तरफ क्या होंगे, कैरोटिनॉइड्स होंगे, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, और फिर उसके नीचे क्या होंगे, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कभी भी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल नहीं होंगे। क्लियर है। अब जो होता क्या है, जैसे ही बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बच्चों यहां से सनलाइट, है ना, सनलाइट यहां से नीचे की तरफ आती है, तो सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, कैरोटिनॉइड्स। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर किसको देगा, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को दे देगा। यहां दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, यहां से कैरोटिनॉइड्स क्लोरोफिल B को देगा, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को दे देंगे, किसके, रिएक्शन सेंटर में जो प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ये जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है यहां पर भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल। यहां पर भी आप देखिए, ये कैरोटिनॉइड्स क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल को देंगे, और क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को। दूसरी साइड भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से सारे सारे इलेक्ट्रॉन आकर के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को मिल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल क्या करता है, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से सुनिए। इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर यहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम PHEO कहते हैं। ये क्या है, फियोफाइटिन, जस्ट बाहर की तरफ होता है। तो ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फियोफाइटिन को। क्लियर है। और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में ये जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट बाहर ही एक फेराडॉक्सिन, FD हम जिसको कहते हैं, फेराडॉक्सिन, ये प्रेजेंट होता है। ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से आते हैं, ये किसको मिल जाते हैं, फेराडॉक्सिन को। यही होता है लाइट रिएक्शन में। अब इससे 2 प्रोसेस बनती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसको हम जानेंगे आगे, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो थैलाकॉइड है ना, इसका ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर है, ये खाली स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब होता है स्पेस। यहां पे प्रेजेंट होता है वाटर, और यहीं पर वाटर की स्प्लिटिंग होनी है, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, कैसे जान लेते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो लाइट रिएक्शन है, देखिए हमने क्या देखा,
लाइट रिएक्शन कहां पर होती है बच्चों? लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? जस्ट अ सेकेंड। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है, ठीक है, ग्रेना के थैलाकॉइड में। अच्छा, आल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन, क्योंकि डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हिल्स ने। इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जी हाँ होगी, कहां पे? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में वाटर टूटेगा, ठीक है, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, और हाई एनर्जी के कुछ केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाए जाएंगे। वो क्या होंगे? एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, जिसका हम यूज किसमें करेंगे? डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है? वहीं बात करें पिगमेंट सिस्टम की, तो पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं, दो चीजों पर बात करेंगे हम। पिगमेंट सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट सिस्टम की सबसे पहले पार्ट की बात करें तो हमें पता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम एंटीना भी कहते हैं, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल नहीं होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, एंटीना में। क्लियर है? अच्छा, रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? हैविंग सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, हाँ, सिर्फ एक ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। अच्छा, टाइप की बात करें, कितने टाइप का फोटो सिस्टम होता है? तो दो टाइप का होता है, PS1 और PS2। PS1 जो होता है इसको हम P700 भी कहते हैं, PS2 जो होता है P680 भी कहते हैं। याद रखना, दो बच्चे हैं क्लास में, वो खेल रहे हैं, एक का 700 मार्क्स आया, एक का 680 आया, तो नंबर 1 कौन है? जिसका 700 आया। तो PS1 कौन होगा? जो P700 है। सेकेंड कौन आया? जिसके 680 मार्क्स आए, यानी PS2 कौन है? फोटो सिस्टम सेकेंड कौन है? जिसके 680 आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 680 क्या है? ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यानी जो PS1 है वो 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके नीचे की जो PS2 है वो 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर होगी नैनोमीटर की, तो उसको भी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके नीचे की भी करेगा, लेकिन 680 के ऊपर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब सवाल यह है कि PS जो 1 है उसका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, देखो एब्जॉर्ब कितनी लाइट कर सकता है? अप टू 700 नैनोमीटर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका कौन है? किसको देगा? फेराडॉक्सिन को। PS1 की बात हो रही है, फेराडॉक्सिन को देखा है, जिसको हम FD से रिप्रेजेंट करते हैं। PS2 का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A है वो कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर की, और इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? फियोफाइटिन है, ठीक है सर। साइकिल दो होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखेंगे, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों ही फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ये याद रखना। अब सवाल ये है सर, यहां पर देखिए, ये डायग्राम NCERT में आपने देख रखा होगा, ये सेम चीजें मैंने बनाई है, अगर आप ध्यान से देख लें तो। यहां पर ध्यान से देखिए, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन, है ना, PS2 का। यहां पर देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? फेराडॉक्सिन, ठीक है। बीच में कौन है? ETS। वो कैसे जाएंगे उसको हम जानेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, हमने ये जान लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये हमने जान लिया, ठीक है, दोनों का। अब सवाल ये, फोटो फास्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो फोटो फास्फोराइलेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए, जब ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब ATP का फॉर्मेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसी को हम बोलेंगे क्या? फोटो फास्फोराइलेशन। यहां पर ध्यान से देखिए, ये सेम प्रोसेस है। एंजाइम कौन सा लगेगा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक। अगर याद रखिए आप, जो फॉस्फोराइलेशन है यानी कि ATP का फॉर्मेशन दो ऑर्गेनेली करते हैं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जबकि हमने एक चीज रट के रखी है, पावर हाउस ऑफ द सेल
माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बार बार हमने रट के रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाए, प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। अब सवाल ये जो साइक्लिक प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन की वो क्या है, ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए डायग्राम देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, मैं कहता हूं इसको समझने के लिए इसको समझ लो आप, ठीक है, इसको समझ लो आप। मैंने आपसे बोला था कि तुम ध्यान से देखो, यहां ऊपर देखो, इसको समझने के लिए यहां पर देखो, ये है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, है ना, ये है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये कितना 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जैसे ही सनलाइट आती है, ठीक है, साइक्लिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलेंगे और PS1 तक ही चले आएंगे। तो होता क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कहां पहुंचेंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल किसको देगा, फेरेडॉक्सिन को। अब ये फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन फिर से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS1 को। तो क्या ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, यस। तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहीं आ गया और एटीपी बीच में बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखो, ये प्रोसेस है। तो तुम देखो, ये ऊपर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है जिसको हमने P700 भी बोला था। यहां से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जब एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताइए पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का कौन सा था, FD, फेरेडॉक्सिन। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ETS, वो कौन है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। यहां तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है, और ATP का फॉर्मेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से कहां आ गए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो ये घूम करके सारी प्रोसेस एक जैसे एक साइकिल में ही चलती रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी को देखो, यहां पर सेम प्रोसेस है ना, मैंने डायग्राम कहीं और से लिया है बट तुम समझो, ठीक है। PS1 से इलेक्ट्रॉन निकले, फेरेडॉक्सिन के पास गया, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, और घूम करके फिर PS1 के पास आ गया, ठीक है बेटा। आइए समझते हैं। तो यहां याद रखिए, यहां पर ध्यान से देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या, व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है, एंड फॉस्फोराइलेशन अकर, यानी ATP बनेगा, अकर्स ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली अकर्स। क्या होता है इसमें, प्लेस क्या बेटा, स्ट्रोमल लैमेली में ही बनता है। अच्छा, बिकॉज स्ट्रोमल लैमेली लैक्स, स्ट्रोमल लैमेली में क्या नहीं होता, PS सेकेंड नहीं होता, ओके, एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS सेकेंड इन्वॉल्व नहीं होता और NADPH2 का भी फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये चीजें एब्सेंट होती हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होनी चाहिए, यानी 700 नैनोमीटर तक होगी, तभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। ओनली फॉर्म सिर्फ क्या बनेगा, ATP बनेगा। क्या नहीं बनेगा बच्चों, नॉट फॉर्म NADPH2 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है, और PS सेकेंड नॉट इन्वॉल्व, इस चीज को याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फिर रिटर्न नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर ध्यान से देखिए, पहले साइकिल समझ लेते हैं। ये हमने देख रखा है ना, ये हमने देख रखा है, ध्यान से सुनिए होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है, हमको पता है, यहां पर हमने ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड देख रखा है। अब ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में मैंने आपको बताया था कि वाटर होता है, 2H2O होगा। अब जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो हमको एक चीज पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सनलाइट से निकलने वाले, है ना, यहां सुनिए, ध्यान से सुनिए, सनलाइट जब पड़ती है तो कैरोटिनॉइड्स पे पड़ेगी, कैरोटिनॉइड से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के पास, क्लोरोफिल बी से कहां चला जाएगा, क्लोरोफिल ए। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी, हमको पता है। तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास चले गए, ठीक है।
यहां पर भी फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी यही प्रोसेस चलनी है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास चले गए, यहां से कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, ये तो होगा ही। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही होती है बच्चों, उसी टाइम कुछ लाइट जो होती है उसका रिएक्शन होता है वाटर पे, तो थैलाकॉइड के ल्यूमेन में वाटर जो है वो टूट जाता है। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो वाटर जब टूटेगा तो क्या निकलेगा मुझे बताइए सर? निकलेगा 4 हाइड्रोजन प्लस क्या निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या निकलेगा O2। अब ये जो ऑक्सीजन निकली है बच्चों, यही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बार बार वाटर टूटता रहेगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ जाएगा, तो इस हाइड्रोजन को यहां पर देखिए इनर मेम्ब्रेन में होता है F0 F1 पार्टिकल, जैसे आपने देखा था कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। तो इसके F1 पार्टिकल में ATP सिंथेज एंजाइम होता है। तो जब यहां पर हाइड्रोजन बढ़ने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन को पास आउट किया जाता है बाहर की तरफ, और यहीं पर बैठा होता है क्या, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ATP। तो ATP तो बन गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो वाटर की स्प्लिटिंग से निकला, वाटर के टूटने से निकला, ये इलेक्ट्रॉन जाता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिए, वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी जा रहा है PS सेकंड के पास, है ना, PS सेकंड के किसके, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। और पिगमेंट सिस्टम के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के भी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ PS सेकंड। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, नाम क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्यूनोन PQ। जैसे ही ये प्लास्टोक्यूनोन को देता है, प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, यहां बाहर की तरफ स्टोमा है, तो यहां से हाइड्रोजन को क्या कर लेता है बेटा, जस्ट अ सेकेंड, यहां से क्या करता है, यहां पे बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, इन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को ले लेता है और चेंज हो जाता है किसमें, प्लास्टोक्यूनॉल में। किसमें, प्लास्टोक्यूनॉल में। और प्लास्टोक्यूनॉल से फिर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को फिर से इस थैलाकॉइड के ल्यूमेन में डाल देता है, और फिर से प्लास्टोक्यूनॉल किसमें चेंज हो जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन में। ठीक है, ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। कंफ्यूज हो गए, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला आपसे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकेंड किसको देगा इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्यूनॉन को। प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा, बाहर के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और चेंज हो जाएगा प्लास्टोक्यूनॉल में, PQH2। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन जिसको लिया है, इस हाइड्रोजन को फेंक देगा थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, और फिर खुद चेंज किसमें हो जाएगा, फिर से प्लास्टोक्यूनॉन में, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को। ठीक है, तो हमने साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को क्या बोला था, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको याद रखना आप। तो ये जो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन। किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। ध्यान से देखिए, तो सारा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आ गया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। क्यों सर, क्योंकि वाटर का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं। तो अब सबसे ज्यादा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन से ही क्या है, बनाई जाती है एनर्जी। तो अब हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए, तो हम उसकी FD करा देते हैं कि सर आगे चल के काम आए, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, है ना। तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल FD कर देगा, यानी फेरेडॉक्सिन को दे देगा। फेरेडॉक्सिन क्या करता है, फेरेडॉक्सिन के पास बैठा रहेगा NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, ये रिड्यूस होकर के बन जाएगा NADPH2। समझ पा रहे हैं? तो ये NADPH2 यहां बन गया और ATP यहां पर बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन में NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में। ठीक है, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए।
ओके, यहां पर ध्यान से देखिए, अब सबसे बड़ी प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, क्या बोला है, व्हेन बोथ फोटो सिस्टम इन्वॉल्व, दैट इज पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ATP and NADPH2 both synthesized by a process called non-cyclic photophosphorylation. The two photosystem connected through a electron transport chain like Z scheme, है ना, Z scheme की तरह ये होते हैं। जैसे कैसे Z scheme की तरह, यहां पर देख लो सर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखो तुम, इसी को दिखाया गया लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहां पर दिखाया है जेड स्कीम, है ना, तो यहां पर तुम देखो ये कुछ ऐसा जेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन गया ऊपर एक्सेप्टर के पास, फियोफाइटिन के पास, फिर ETS के पास आया, ETS से फिर कहां, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आ गया। तो ऐसे ऊपर नीचे फिर ऊपर, है ना, जेड की तरह से चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए की पॉइंट क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की की पॉइंट क्या है। पहली चीज क्या बनती है बेटा, ATP एंड NADPH2 दोनों ही का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अच्छा, पिगमेंट सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, PS1 भी इन्वॉल्व होगा, PS2 भी इन्वॉल्व होगा, दोनों इन्वॉल्व होंगे। वाटर की स्प्लिटिंग होती है जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है, कहाँ होती है, इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड गो टू PS सेकेंड। जो वाटर की स्प्लिटिंग होने से इलेक्ट्रॉन निकले वो किसके पास जाएंगे, PS सेकेंड के पास जाएंगे, PS1 के पास नहीं जाएंगे, याद रखना। Electron released from PS second reach up to PS first after passing through the electron transport chain and do not return to PS second। जी हाँ, आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से निकले थे वो PS फर्स्ट के पास गए, फिर वापस नहीं आ रहे हैं। हाँ, जब रिटर्न हुआ तो क्या प्रोसेस ये साइक्लिक है? नहीं, ये कैसी प्रोसेस हुई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। यहां पर देखिए डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हमने देख लिया। कैरेक्टर कुछ देख लेते हैं, पाथ कैसा होगा, साइक्लिक में साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक होगा। मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में क्या है, PS1, नॉन साइक्लिक में कैसा है, वाटर है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइक्लिक में कौन सा है, PS1, नॉन साइक्लिक में कौन है, NADP पॉजिटिव है। ऑक्सीजन इवॉल्व क्या साइक्लिक में होगी, नहीं होगी, एब्सेंट है। क्या नॉन साइक्लिक में होगी, यस। तो जब भी आपसे पूछे कि वाटर की स्प्लिटिंग किसमें होती है तो आप क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती है, साइक्लिक में नहीं होती। पिगमेंट सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए तो बस इतना ही, और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।